हेलो, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सर्किल ऑनलाइन क्लासेस। मैं प्रोफेसर नरेश कुमार आज हम बात करेंगे ऐसे अकाउंट्स का जो गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी इसका हो जाएगा गैर लाभकारी संस्था। इस गैर को हम भी लिख सकते हैं, अर्थात गैर लाभकारी संस्था या अलाभकारी संस्था। यह वैसा संस्था है जिसका उद्देश्य समाज में लोगों को सहायता करना है, अनेक प्रकार से सहायता है, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों को सहायता करना है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। ऐसे संस्थाओं द्वारा निम्न 3 खाते तैयार किए जाते हैं। पहला, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। दूसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तथा तीसरा, बैलेंस शीट। इस रिसिप्ट एंड पेमेंट को हिंदी में प्राप्ति एवं भुगतान खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को आगम एवं शोधन खाता तथा बैलेंस शीट को आर्थिक चिट्ठा या स्थिति विवरण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम ऐसे संस्था का लेखा करने जा रहे हैं जिसका उद्देश्य लोगों का, समाज के लोगों का सहायता करना है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। लाभ न कमाने वाली संस्था को ही हम लोग अंग्रेजी में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में गैर लाभकारी या अलाभकारी संस्था कहते हैं। इसी का शॉर्टकट नाम NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ही शॉर्ट और फेमस पॉपुलर वर्ड NPO है। तो ऐसे संस्थाओं द्वारा सबसे पहला रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट इसलिए तैयार किया जाता है कि पता यह चले कि संस्था में कुल कितना पैसा
किन किन माध्यम से, किन किन मद से और कब आया। फिर दूसरा भाग, आए हुए पैसा किस किस तिथि को किसे किसे दिया गया, और साल के अंत में हमारे संस्था में जो बैलेंस कैश बचा हुआ है या बैंक बैलेंस बचा हुआ है, वह लेखा से, वह हमारे द्वारा तैयार किया गया लेखा से मैच करना चाहिए। इससे यह साबित होना चाहिए कि आए हुए और गए हुए पैसे का हमारा लेखा सही है। फिर दूसरा खाता हम इस उद्देश्य से बनाते हैं कि संस्था ने विभिन्न माध्यमों से किसी भी सामाजिक कार्य को करने के लिए आमदनी के रूप में कितना पैसा इकट्ठा किया, जिसको हम आगम इनकम कहेंगे। उस प्राप्त किए गए इनकम में से खर्च कितना किया, और नतीजा साल के अंत में इस संस्था को आए हुए इनकम से ज्यादा खर्च करना पड़ा या खर्च से ज्यादा इनकम। मतलब यह पता करना है कि इनकम लास्ट में ज्यादा है या खर्च लास्ट में ज्यादा है। और किसी भी संस्था का साल के अंत में बैलेंस शीट बनाया जाता है, यह पता करने के लिए कि इस संस्था के पास कुल संपत्ति और कुल दायित्व कितना है। अब हम बारी बारी से इन तीनों खाताओं का फॉर्मेट बनाकर उसे कैसे तैयार किया जाता है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दें, ये अध्याय बिहार यूनिवर्सिटी में बीकॉम सेकेंड पार्ट के बच्चों को पढ़ना है और बिहार बोर्ड में इंटरमीडिएट 12 के बच्चों को पढ़ना है। इन दोनों ही कक्षाओं के बच्चों को यह अध्याय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। 12 में यह पहला अध्याय है और बीकॉम सेकेंड पार्ट, बिहार यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड पार्ट में यह 8वां अध्याय है। इसका फॉर्मेट मैं तैयार कर रहा हूं बारी बारी से। इसमें सबसे पहले
इस अध्याय में हमें सबसे पहले रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट तैयार करना होता है। दूसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट हम तैयार करते हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पूरे फॉर्मेट की जानकारी मैं आपको बता दूं। इसके बाएं भाग में डीआर, दाएं भाग में सीआर, बाएं भाग में रिसिप्ट्स, अमाउंट रुपीज, पेमेंट अमाउंट रुपीज, डीआर में 2, सीआर में बाई। दूसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाएं भाग में डीआर, दाएं भाग में सीआर। बाएं भाग डीआर का नाम है एक्स पेंडिचर, अमाउंट इनकम, अमाउंट मार्जिन अगर है तो रुपीज भीतर लिखिए या ऊपर रिसिप्ट एंड पेमेंट की तरफ। अगर मार्जिन नहीं है तो रुपीज आप नीचे भी लिख सकते हैं। और फिर बैलेंस शीट के बाएं भाग में कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, फिर अमाउंट एसेट्स एंड प्रॉपर्टी, फिर अमाउंट रुपीज। तुलनात्मक कुछ बातें। रिसिप्ट एंड पेमेंट के बाएं भाग में डीआर और दाएं भाग में सीआर होता है, जबकि बैलेंस शीट में डीआर और सीआर नहीं होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट के बाएं भाग में रिसिप्ट, दाहिने में पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाएं भाग में एक्सपेंडिचर डीआर साइड में, और सीआर दाहिने साइड में इनकम। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में कैपिटल एंड लायबिलिटीज और दाहिने साइड में एसेट्स एंड प्रॉपर्टी होता है। आप सब लोगों को पता है कि बैलेंस शीट में डीआर सीआर और 2/2 नहीं होता है। विशेष बात बतानी है कि कभी कभी कुछ ऐसे भी आपको सवाल नजर पड़ेंगे जिसके बैलेंस शीट के बाएं भाग में कैपिटल एंड लायबिलिटीज ना लिख करके ओनली लायबिलिटीज भी लिखा नजर मिलेगा आपको, और दाहिने साइड में एसेट्स एंड प्रॉपर्टी ना लिख करके केवल एसेट्स भी लिखा मिल सकता है। खैर ये सब बहुत बड़ी बात नहीं है। यह रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर खाता पर आधारित है, जिस कारण इसमें डीआरसीआर और 2/2 होता है। आपको यह सवाल कैसे तैयार किया जाता है उसका मैं जरा विस्तार पूर्वक चर्चा कर दूं। ये 2019 है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मान करके चलिए कि हम लोग 2019 वर्ष का सवाल बना रहे हैं, तो 2019 वर्ष को बोलचाल की भाषा में करंट ईयर बोलते हैं। अकाउंट में जब हम लेखा करना होता है तो हम करंट ईयर भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, और उसको ड्यूरिंग द ईयर भी हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं। 2018 हमारा बीता हुआ साल हो गया, जिसको प्रीवियस ईयर कहा जाएगा, और 2020
हमारा नेक्स्ट ईयर हो गया, कमिंग ईयर हो गया। हम लेखा तैयार करने जा रहे हैं 2019 का। हमारे पास जो सूचनाएं हैं, जिसे हम प्रश्न कहते हैं, उन सूचनाओं से जब हम प्रश्न बनाना शुरू करते हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट का लेखा करने के क्रम में सबसे पहले खोज करके लिखते हैं कैश और बैंक का ओपनिंग शेष। कैश और बैंक का ओपनिंग शेष का अर्थ हो गया 2018 का जो बैलेंस बीडी था, बैलेंस सीडी था, जिसको क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं, वह 2019 के लिए ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो सबसे पहले ढूंढ करके लिखेंगे हम टू बैलेंस बीडी। ये कैश और बैंक दोनों का होगा। उसके बाद हमारे संस्था में आए हुए सभी पैसा, कैश या चेक या बैंक के माध्यम से आए हुए सारे पैसा रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में टू लिख करके हम लिखा करेंगे, और संस्था से जाने वाले गए हुए पेमेंट किए हुए सारे पैसे हम सीआर भाग में बाई लिख करके लिखेंगे। यह ध्यान रहे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट खाता बही के कैश अकाउंट के जैसा है। कैश अकाउंट में क्या होता है, सभी आने वाला पैसा हम डीआर में लिखते हैं, सभी जाने वाला पैसा हम सीआर में लिखते हैं। यही रूल इस रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए भी है। जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट तैयार करेंगे तो आने वाला हर पैसा इसके डीआर रिसिप्ट साइड में और जाने वाला हर पैसा सीआर पेमेंट साइड में लिख करके अंत में हम इसका बैलेंस करेंगे। जिस तरह से कोई भी खाते का बैलेंसिंग किया जाता है उस तरह से हम इसका बैलेंस करेंगे। और यह याद रहे, इस रिसिप्ट एंड पेमेंट का शेष ज्यादातर अक्सर सीआर में ही आएगा, जिसका शब्द हम लिखेंगे बाई बैलेंस शीट। ये क्या है भाई, तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। खाते का जो हम बैलेंसिंग करते हैं वह बैलेंस फिगर हो गया। फिर बारी आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। नाम लिखा हुआ है, शब्द हेड लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर आई मीन खर्च, इनकम आई मीन आमदनी। जिस साल का हम सवाल बना रहे हैं उस साल का जो भी खर्च होगा हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, और उस साल का जो भी आमदनी इनकम आय होगा उसे हम इनकम में लिखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बनाते समय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की तरह ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जिस तरह इसमें एक शब्द खोज करके लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, उस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐसा कोई शब्द फिक्स नहीं है जिसको ढूंढकर एक्सपेंडिचर या इनकम भाग के शुरू में लिखा जाए। ऐसा कोई शब्द निर्धारित तय नहीं है। मतलब हम प्रश्न जब बनाएंगे तो जो शब्द हमें पहले मिलेगा उसे पहले, जो शब्द बाद में मिलेगा हमें उसको बाद में लिखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डीआर भाग में एक्सपेंडिचर खर्च, सीआर भाग में इनकम आमदनी लिख करके लास्ट में फिर इसका बैलेंस हम करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जब हम बैलेंस करेंगे तो पहले यह मैं आपको बता दूं कि यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर 11th के फाइनल अकाउंट के पीएल अकाउंट के जैसा है। अर्थात याद कीजिए, पीएल अकाउंट के डीआर में हम खर्च लिखते हैं, सीआर में हम आमदनी लिखते हैं, और डीआर शेष को नेट प्रॉफिट, फिर सीआर शेष को हम लोग नेट लॉस लिखते हैं। उसी तरह से इस अध्याय के इस टॉपिक में, इस लेजर में डीआर शेष को हम टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर लिखेंगे,
जबकि सीआर शेष में ठीक इसका उल्टा, बाई एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम हम लिखेंगे। स्वाभाविक सी बात है, यदि आपका एक्सपेंडिचर 1 लाख है और इनकम 80,000 है, तो जो पैसा बैलेंस आवेगा वह इनकम भाग में आवेगा, लेकिन वह पैसा ज्यादा कौन है? एक्सपेंडिचर है। इसलिए यह याद रहे, पीएल अकाउंट, फाइनल अकाउंट के पीएल अकाउंट में डीआर शेष को हम लोग नेट प्रॉफिट और सीआर शेष को हम लोग नेट लॉस बोला करते थे। उसी नेट प्रॉफिट का इस अध्याय में शब्द लिखाएगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और नेट लॉस का नाम बदल करके हो जाएगा एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इस दोनों का शॉर्टकट में भी एक नाम है, छोटा नाम है, इसको हम लोग सरप्लस और इसको हम लोग डिफिसिट शब्द से हम लोग संबोधित करते हैं। और फिर उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में चर्चा करने से पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीप्ट एंड पेमेंट, अर्थात रिसीप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ और हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, हम सवाल बना रहे हैं 2019 का। बीता हुआ साल लास्ट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर 2018 हुआ, नेक्स्ट ईयर हमारा 2020 हुआ। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इस लॉजिक, इस तर्क पर बनाया जाता है कि हमारे पास जो 2019 साल का 365 दिन है, उस 365 दिन में हमारे संस्था में जितने भी पैसा आए वह हमारा इस साल का पैसा हो या पिछले साल का पैसा हो या आने वाले साल का पैसा हो, वह हमारा आयगत नेचर का हो या वह हमारा पूंजीगत नेचर का हो, यह हमें नहीं देखना है कि वह आया हुआ पैसा किस नेचर, किस साल, किस समय का है। आए हुए समस्त पैसे को हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे और जाने वाले समस्त पैसे को हम पेमेंट साइड में लिखेंगे। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐसी बात नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर केवल 2019 के लिए बनाया जाता है, अर्थात इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम वे खर्च लिखेंगे जो इस साल से संबंधित हो। इस साल से संबंधित सारा खर्च हम एक्सपेंडिचर में और सारा आमदनी हम इनकम में लिखेंगे। कुछ एग्जाम्पल, जैसे आप एक पंखा खरीदते हैं, 900 रुपये में आपने पंखा खरीदा और मिस्त्री को बुलवा करके लाए उस पंखा को टंगवाने के लिए, 100 रुपये आपने मिस्त्री को दिया। यहां पे दो बातें आ रही है। वह दुकानदार जिसने आपको पंखा बेचा, अर्थात जिस दुकानदार से आप पंखा खरीदे, पंखा को खरीदने के बदले जो आपने 900 रुपया पेमेंट किया, वैसे पेमेंट को हम लोग पूंजीगत भुगतान मानते हैं। अर्थात जिस पेमेंट या प्राप्ति के बदले संपत्ति का आना या जाना, संपत्ति को खरीदने और बेचने का जो पेमेंट होता है, उसे हम लोग पूंजीगत मानेंगे। लेकिन खर्च को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेखा किया जाएगा और पूंजीगत जितने भी लेखा होगा सारे हम बैलेंस शीट में लेखा करेंगे। यह बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट के बैलेंस शीट के ही तरह तैयार किया जाएगा। फर्क एक दो शब्द है जिसको मैं चर्चा कर दूं। जब हम इसका बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो इसके बैलेंस शीट में हम कैपिटल फंड लिखते हैं। अंतिम खाते के बैलेंस शीट में केवल कैपिटल लिखा जाता है, जबकि इस अध्याय के बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ फंड जुटा हुआ शब्द हम लिखते हैं। और इस कैपिटल फंड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डीआर शेष सरप्लस को हम प्लस करेंगे, सरप्लस को हम
प्लस करेंगे। यदि आपका डिफिसिट है तो उसे हम माइनस करेंगे। और इस तरह इसका जो शेष होगा उसे हम अमाउंट में लिख देंगे। उसके बाद इस बाएं साइड में कैपिटल एंड लायबिलिटीज भाग में संस्था के ऊपर जो भी किसी का बकाया हो, जिसे हम लायबिलिटीज कहते हैं, वे सारा लिखेंगे। और संस्था की जितनी भी संपत्तियां हैं, कैश शेष, बैंक शेष, संस्था का जो मार्केट में बकाया है, उन सब चीज को हम इधर लिखते हैं। और अंत में बैलेंस शीट के दोनों भाग को जब हम जोड़ेंगे तो दोनों साइड का योग मतलब टोटल बराबर होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट में बैलेंस आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैलेंस आता है, लेकिन यह याद रहे बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं आना चाहिए। अब इस फॉर्मेट के बाद कैपिटल फंड को जरा समझ लीजिए। कभी कभी प्रश्न बनाने के क्रम में हमें कैपिटल फंड नहीं मालूम रहता है, तब वैसी स्थिति में हमें अलग से एक और लेखा करना पड़ेगा। उस लेखा का वह लेखा है पिछले साल का बैलेंस शीट। जैसे ये बैलेंस शीट तैयार किया गया है, उसी तरह से पिछले साल मतलब 2018 का बैलेंस शीट तैयार किया जाएगा। बैलेंस शीट ऑफ जिस संस्था का हो एज एट डॉट डॉट डेट और मंथ के साथ 2018, जबकि यह याद रहे यह बैलेंस शीट बना है इस साल का 2019 का। इस पिछले साल के बैलेंस शीट को हम लोग बोलचाल की भाषा में ओपनिंग बैलेंस शीट भी कहते हैं। इसके फॉर्मेट बिल्कुल इसी बैलेंस शीट की तरह, अर्थात बाएं भाग में कैपिटल एंड लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड प्रॉपर्टी, अमाउंट, रुपीज। यह बैलेंस शीट हम पिछले साल का बना रहे हैं। पिछले साल की जितने भी संपत्ति होगा उसे संपत्ति भाग में लिखकर, पिछले साल का जितना भी लायबिलिटीज होगा उसको लायबिलिटी भाग में लिखकर हम बैलेंसिंग करेंगे। उसी बैलेंस को हम कैपिटल फंड कहते हैं। एक और आपको स्मरण करा दे, अगर आपको इच्छा हो कैपिटल फंड कैलकुलेशन इस बैलेंस शीट की तरह कीजिए, या अगर आप चाहें तो इसे स्टेटमेंट के तौर पे भी बना सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल फंड, ये बहुत ही आसान है बनाना। टोटल संपत्ति, टोटल एसेट्स को लिख देंगे, जिसमें से टोटल लायबिलिटीज को हम घटा देंगे, और इस तरह जो शेष आएगा उसी शेष को हम कैपिटल फंड कहते हैं। तो यदि
बैलेंस शीट बनाने के लिए कैपिटल फंड हमें मालूम ना हो, तब हम ओपनिंग बैलेंस शीट या स्टेटमेंट के तरीका से कैपिटल फंड कैलकुलेशन करके हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे। प्रश्न के शुरू में ही मैंने आपको बताया, मान लीजिए हमारा वर्तमान वर्ष है 2019, हम 2019 का सवाल बना रहे हैं। इस अध्याय में समायोजन के भी कुछ शब्द उपयोग किए जाते हैं। पहला, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेज। मानिए आपका यह संस्था है और आप 2019 वर्ष का लेखा करने जा रहे हैं। मान लीजिए आप अपने संस्था में मुझे 100 रुपया महीना पर एक स्टाफ के तौर पे नौकरी दिए, नौकरी पे रखे, मेरा वेतन दरमाहा तय किए 100 रुपया महीना। मैं जनवरी से दिसंबर तक पूरा 12 महीना मैंने काम किया, तो कायदे से आपके द्वारा मुझे वेतन के नाम पे 1200 रुपया, 100 रुपया महीना गुने 12 महीना बराबर 1200 रुपया आपके द्वारा मुझे भुगतान होना चाहिए। किंतु किसी कारण से यदि आपने मुझे 1200 के बदले मात्र 1000 रुपया ही दिया, 200 रुपया बाकी रख लिया, तब जरा गौर कीजिएगा, यहां पे 3 शब्द है। भुगतान 1000, बाकी खर्च 200, कुल खर्च 1200। तो रिसीट एंड पेमेंट कहता है कि जितना पैसा आया या गया उसको रिसीट एंड पेमेंट में लिखिए। तो सैलरी एक्चुअल में जितना हमने पेमेंट किया 1000 रुपया, वो हमारा रिसीट एंड पेमेंट में लिखाएगा सैलरी या सैलरी पेड 1000 रुपया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहता है कि इस साल का लेखा कीजिए, इस साल के सारे खर्चों को लिखिए और केवल इसी साल का लिखिए, पिछले साल का नहीं, आने वाले साल का नहीं। और इस साल का मतलब इस साल के 12 महीने का खर्च लिखिए। अगर कोई खर्च हो गया, काम हो गया, यदि पैसा भुगतान नहीं किया गया, तो भुगतान से इनकम एंड एक्सपेंडिचर को मतलब नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को मतलब है वाजिब खर्च से। तो हकीकत में आपके यहां मैंने काम 12 महीना का किया तो खर्च हुआ 1200। तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में लिखेंगे सैलरी पेड, इनर कलम में लिखिएगा सैलरी पेड 1000 प्लस 200 रुपया जो पैसा नहीं दिए वह आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। 200 रुपया जोड़ करके अमाउंट में ट्रांसफर करेंगे हम 1200 रुपया, और वह 200 रुपया आपके संस्था पे मेरा बकाया हो गया, वह आपके लिए लायबिलिटीज है, इसलिए वह 200 रुपया हम 2019 के बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 रुपया। अब आप आउटस्टैंडिंग सैलरी को समझ गए। इसको परिभाषा के रूप में हम कैसे कर सकते हैं? वैसा खर्च जिसका काम हो चुका है किंतु पैसा भुगतान नहीं किया गया है, ऐसे बकाया भुगतान को हम, ऐसे बकाया खर्च को हम आउटस्टैंडिंग कहेंगे। इस तरह से दूसरा आपको शब्द मिलेगा प्री पेड एक्सपेंसेज, पूर्वदत्त व्यय। पूर्व दत्त, पूर्व और दत्त संधि विच्छेद करने से पूर्व का मतलब पहले, दत्त मतलब दिया हुआ, काम होने से पहले जो पैसा दे दिया गया उसे ही हम पूर्व दत्त व्यय कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जनवरी से दिसंबर 12 महीना मैंने काम किया, आपके द्वारा मुझे 1200 रुपया ही पेमेंट होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से मैं यदि आपसे 1500 रुपया मांग लिया, तो आप काम जितना का करवाए मुझसे उससे 300 रुपया फाजिल का पेमेंट कर दिए। तो वो 300 रुपया जो फाजिल पेमेंट किए वह हमारा कहलाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त व्यय। ऐसा व्यय जिसका काम अभी तक नहीं हुआ लेकिन उसका पैसा भुगतान कर चुके हैं। ये सारे समायोजन के शब्द हैं। जरा गौर कीजिए, यहां पर काम हुआ 1200 का, फाजिल पेमेंट किए 300 और पैसा पेमेंट किए 1500। तो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट में पूरा पेमेंट पैसा 1500 रुपया जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1500 नहीं जाएगा,
वाजिब खर्च कितना हुआ? 1200। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लिखेंगे मात्र 1200, और वह 300 रुपया आप जिस स्टाफ को एक्स्ट्रा पेमेंट किए हुए हैं वह आपका संपत्ति हुआ, बैलेंस शीट के संपत्ति भाग में जाएगा। ठीक जिस तरह ये दोनों खर्च है, ऐसा ही दो आमदनी मिलता है। तीसरा ACCRUD, एक्रूड इनकम। फाइनल अकाउंट में जिसको हम एक्रूड इनकम कहते हैं, उपार्जित आय, उसको इस अध्याय में आउटस्टैंडिंग इनकम कहा जाता है। अर्थात वैसा आमदनी जिसका हकदार आप हो चुके हैं किंतु पैसा प्राप्त नहीं किए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यह आपकी संस्था की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में 10 रूम है, जिसमें से 9 रूम आप काम में ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। एक रूम आपका फाजिल पड़ा हुआ है। वह रूम किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिए जिसको इसकी जरूरत है। किसी व्यक्ति को आप किराया के तौर पे दे दिए। यदि आपने उस किराएदार का किराया तय किया 100 रुपया, और जनवरी से दिसंबर तक यदि वह आपका मकान लेकर के किराया पर रहा, तो कायदे से आपका हक बनता है उस किराएदार से 100 रुपया गुने 12 महीना बराबर 1200 रुपया प्राप्त करने का। किंतु किसी कारण से वह किराएदार यदि 1200 के बदले मात्र अभी तक 1100 दिया, यह कहा कि हम 100 रुपया बाद में देंगे, तो वह 100 रुपया आपका हो जाएगा आउटस्टैंडिंग इनकम, जिसे हम 11th में एक्रूड इनकम कहते हैं। यह समायोजन के शब्द हो गए। ऐसे शब्दों को भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में लिखा करेंगे। यहां पर भी 3 बातें। पेमेंट आपने प्राप्त किया 1100, हक आपका बना 1200 का, और आपका बकाया बच गया 100 रुपया। तो पैसा जितना आया रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाएगा, रेंट रिसीव्ड ओनली 1100 रुपया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम में हम लिखेंगे रिसीव्ड 1100 और बकाया 100 बराबर 1200 रुपया, और वह 100 रुपया जो आपका बाकी है, आज नहीं तो कल मिलेगा, वह बैलेंस शीट की संपत्ति भाग में लिखेंगे। ठीक इसका उल्टा चौथा, अनअर्न्ड इनकम, जिसे हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये दोनों शब्द अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस शब्द हम लोग 11th के फाइनल अकाउंट में बोला करते थे। इस अध्याय में इस शब्द को हम प्रीपेड इनकम कहेंगे। पहले इस शब्द को समझ लीजिए। वैसा आमदनी जिसका हकदार अभी तक आप नहीं हुए हैं किंतु पैसा प्राप्त कर चुके हैं। मान लीजिए आप वही संस्था के मालिक हैं, आप मुझे वह मकान अपना 100 रुपये महीना पर किराए पर दिए हुए हैं। मैं जनवरी से दिसंबर तक आपके मकान में किराया पर रहा। कायदा से आपको मुझसे 100 रुपया महीना गुने 12 महीना बराबर 1200 रुपया ही लेने का हक बनता है। किंतु किसी कारण से यदि आपने मुझसे 1400 रुपया मांग लिया, 200 रुपया फाजिल मांग लिया, तो मैं भी समझ रहा हूं और आप भी समझ रहे हैं कि ये जो आज मैं पैसा फाजिल दे रहा हूं वह बाद में मिना हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। फिलहाल आज हम सवाल बना रहे हैं 2019 के 31 दिसंबर के दिन, तो आज हम उसका लेखा कैसे करेंगे जरा गौर कीजिएगा। आपका हक हुआ 1200 का, लेकिन आपने प्राप्त किया कितना? 1400। कितना फाजिल प्राप्त किया? 200। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट यह कहता है जितना पैसा आया, आई मीन 1400 रुपया लिखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में, रेंट रिसिप्ट, जबकि आपका हक बनता है कितने का? 1200 का। तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम में लिखेंगे रिसिप्ट 1400 माइनस फाजिल 200 रुपया। इस चैप्टर की भाषा में प्रीपेड इनकम 200, अमाउंट में जाएगा 1200, और वो 200 रुपया जो फाजिल आप प्राप्त किए हैं किसी और का, वह आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड 5वां, डिप्रीशिएशन, ह्रास, मूल्य कमी। किसी भी संपत्ति को
जब हम बहुत दिन तक रखते हैं, जब पुरानी होती है, हम उसका उपयोग करें या ना करें, उसके मूल्य में स्वाभाविक रूप से कमी आती है। इसी कमी को हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। इसका लेखा प्रश्न में डिप्रिसिएशन का मूल्य दिया रहेगा अमाउंट के रूप में, या परसेंटेज दिया रहेगा, तो जिस संपत्ति पर रहेगा संपत्ति का मूल्य गुने रेट, डिप्रिसिएशन का रेट बटा 100 करके हम उसका मूल्य कैलकुलेट कर लेंगे। और इसका लेखा हम करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर भाग में, तथा दूसरा बार हम लेखा करेंगे बैलेंस शीट के संपत्ति भाग में। जिस संपत्ति का है उस संपत्ति को इनर कलम में लिख करके उसमें से डिप्रिसिएशन इनर कलम में घटा करके शेष पैसा में अमाउंट में लिखेंगे। इस तरह से हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रिसीप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस